यस। यहाँ कहाँ, यहाँ नहीं, मतलब कहाँ तक पढ़ाया था, कहाँ तक पढ़ाया गया था? किरचॉफ लॉ बताने वाले थे, आपने लूप बताया था। किरचॉफ लॉ बताने वाले, किरचॉफ लॉ बताने वाले थे। किरचॉफ लॉ के पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो हमने बताया था, है ना। अब लिखिए किरचॉफ। किरचॉफ लॉ, देखिए किरचॉफ साहब ने सर्किट के बारे में दो लॉज दी। लिखिए फर्स्ट लॉ, लिखिए फर्स्ट लॉ, इसको हम जंक्शन रूल या करंट रूल कहते हैं। इसको कहते हैं जंक्शन रूल, मेन इसका नाम जंक्शन रूल है, जंक्शन रूल, या इसको करंट रूल कहते हैं, करंट रूल कहते हैं। ज्यादातर जंक्शन रूल नाम से जाना जाता है। देखिए किरचॉफ साहब ने कहा कि अगर मान लिया किसी जंक्शन पर कोई करंट आके मिलती है, जरा समझिएगा, तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा कुआं है जो यहाँ रुक जाएगी? रुकेगी नहीं, वहां से आगे बढ़ना ही बढ़ना, ठीक है। तो मान लिया यहाँ से करंट मिल रही है, इधर आके मिल रही है, इधर आके मिल रही है, तो कुल मिलाकर यहाँ से बात बाहर भी जाएगी। कितनी जाएगी? जितनी आके मिलेगी उतनी ही जाके। अगर टोटल 5 एम्पियर यहाँ करके मिली तो यहाँ से टोटल 5 एम्पियर जाना पड़ेगा। मतलब किसी भी जंक्शन पर जो टोटल करंट का एल्जेब्रिक सम होता है, देखो एल्जेब्रिक जब वर्ड हम यूज करते हैं तो मतलब व्हेन द डायरेक्शन विल चेंज देन साइन विल चेंज। तो पहला रूल लिखिए, द सम ऑफ ऑल द करंट, द सम ऑफ ऑल द करंट्स meeting at the junction is 0. The sum of all the current meeting at junction is 0. यानी कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। जब हम बात एल्जेब्रिक की करते हैं, जब हम वेक्टर की करते हैं, हमने बताया डायरेक्शन चेंज होने पर साइन बदलेगा। मान लीजिए ये करंट नजदीक आ रही I1, ये नजदीक आ रही I2, ये नजदीक आ रही I3, ये दूर जा रही I4, ये दूर जा रही I5। तो हम इसमें से एक करंट को पॉजिटिव मानेंगे, एक को हम नेगेटिव मानेंगे, हमारी मर्जी है। फिलहाल हम नजदीक वाले को हम पॉजिटिव मानेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। अगर मैं नेगेटिव को उधर ट्रांसफर कर दूं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। इससे क्या शो हो रहा है? इस जंक्शन के पास आने वाली टोटल करंट का सम इक्वल टू है जंक्शन से दूर जाने वाली टोटल करंट। कह सकते नहीं कह सकते हैं? नोट करिए इसको। यस सर। नीचे लिखिए दिस शोज दैट द सम ऑफ द करंट अप्रोचिंग द जंक्शन, जो जंक्शन के पास आ रही, द सम ऑफ द करंट अप्रोचिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन, सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। ये किस चीज के कंजर्वेशन को शो कर रही है? ये रूल किस चीज? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ, कि जितना चार्ज यहाँ आया है उतनी चार्ज यहाँ जाए, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो करता है, ठीक है। तो ये तो पहला नियम हो गया, तो सस्ता नियम है। अच्छा, सेकेंड रूल लिखिए। सेकेंड रूल के दो, ये नोट कर लिया है ना? यस सर। हाँ, दूसरा रूल जो है उसके लिए पहले जो कल हमने बताया था, हम दोबारा नहीं बता रहे,
वरना 15-20 मिनट उसी चले जाएंगे। जो कल हमने डायरेक्शन बताई थी, हमने कहा था करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। करंट के साथ गए तो निगेटिव हो गए। Yes, sir. क्या बोला? प्लस अच्छा, को बोला? सॉरी, नेगेटिव। हाँ Current के लेकिन- along negative, current के against positive. हाँ, और पॉजिटिव टर्मिनल तरफ गए तो पोटेंशियल पॉजिटिव, निगेटिव की तरफ गए तो नेगेटिव। ये मैंने रूल बताया। कुछ लोग उल्टा बताते हैं, वो भी सही अपने हिसाब से है, लेकिन उल्टा लगाओ, सब जगह उल्टा लगाओ। तो जैसे हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था वो फाइनल माइनस इनिशियल किया था, और अगर आपने कहीं निकाला इनिशियल माइनस फाइनल किया तो भी हर जगह वही रूल लगाए। तो आप भी सही, हम भी सही, ठीक है। अब जरा देखिए सेकेंड रूल लिखिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल। इसके दो स्टेटमेंट हैं, पहला ये लिखवा के प्रूफ कराएंगे, फिर सेकंड स्टेटमेंट समझाएंगे। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल around any closed loop Sir, around any closed loop is zero. The algebraic sum of the changes in potential around any closed loop is zero. एक मिनट, उस लूप में जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट बोले इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, रेजिस्टेंस होता है या के सेल्स होती हैं, तो आपके यहाँ रेजिस्टेंस होगा और सेल होगा। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो उस लूप के अंदर कैपेसिटर भी हो सकता है, उस लूप के अंदर इंडक्टर भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपके यहाँ जो सिलेबस में आपके एकेडमिक में है वो यही दो। क्या उन्होंने कहा जरा समझिएगा। सेकेंड रूल जो है उसको कहते हैं सिग्मा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। सिग्मा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, इसको वोल्टेज रूल कहते हैं। सेकेंड जो रूल है वो वोल्टेज रूल कहलाता है। अब जरा इस रूल को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। नहीं, वो प्रूफ नहीं करना, होता है, उन्होंने कहा था होता है। देखो ध्यान से, मैं कोई भी सर्किट बना देता हूं। ये एक सर्किट बनाया हमने, ये हमने सेल लगाई, ये एक रेजिस्टेंस है, ये हमने एक सेल लगाई, ये एक रेजिस्टेंस है, हमने यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाई। ये हमारी, हम कोई भी सर्किट बना सकते हैं, किसी बुक से उठाओगे कोई भी बना हो सकता है। ये सस्ता वाला सर्किट बनाएंगे क्योंकि हमको स्टेटमेंट को शो करना है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये पोटेंशियल, इसका जो ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस I3 है। इसका नाम दे दो A B C D E F। जिसमें कौन से पॉइंट आपके जंक्शन है? B and D. B and E। और हमने कहा था वन जंक्शन अदर जंक्शन को हम क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। Branch. और एक ब्रांच में करंट सेम रहता है। Same होता है। तो देखिए, अब चूंकि सिंगल सेल है, अब आप कहेंगे जब करंट की डायरेक्शन, भाई एक सेल है तो वही दिखाओ डायरेक्शन जो होती है उसमें। तो ये जो सेल है इसने करंट I1 फ्लो की, यहां से यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक I2, मैंने सही कहा। इसने I2 फ्लो की, ये यहां तक I2 आई, यहां I1 मिल गई, यहां I2 मिल गई। अब किरचॉफ का रूल क्या कहता है कि यहां से करंट कौन सी निकलेगी? I1 प्लस I2। यहां पर I1 प्लस I2 होगी और यहां आकर के फिर बढ़ जाएगी, इधर I2 इधर I1। समझ में आ गई बात? अच्छा, मान लो आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, किसी ब्रांच में एक से ज्यादा सेल लगी हुई है और आप करंट की डायरेक्शन शो करने में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से करंट को शो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे आंसर, अरे आंसर देख लेना बाद में, जो उसमें लिखा हो चेंज कर देना, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने मान ली ये डायरेक्शन शो कर दी, अगर ये डायरेक्शन गलत है तो आपका जो आंसर आएगा उसमें करंट निगेटिव आएगा। बात समझ नहीं आई? तो अब निगेटिव आ गई तो आप क्या करेंगे? इसको काट देंगे? नहीं, आप वहां एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि नेगेटिव साइन शोज दैट द करंट डायरेक्शन विल बी द रिवर्स।
रिवर्स डायरेक्शन, जो दिखाई हमने उसे रिवर्स, ठीक है। अच्छा, अब इस रूल को लगाते हैं। हमने कहा रूल में आप एक लूप लीजिए, आपको ए बी ई एफ ए दिख रहा है, इसको हम लूप 1 मान लें, चलेगा? इन लूप 1 क्या हमको इसमें दिखाना है? प्रूफ नहीं करना है, दिखाना है। क्या दिखाना है? कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। आप कहीं देखिए, हमने कहा था कैलकुलेशन की आपकी डायरेक्शन, आप जिधर चाहें उधर कैलकुलेशन करें, तो हम कैलकुलेशन की डायरेक्शन अपनी ऐसे ले रहे हैं। 1 तो हमने लिख ही दिया, यहाँ पर ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, किसी पॉइंट से चलना शुरू कर, यहां से चलना शुरू कर दिए, यहां गए, अंदर गए, हमको कौन मिला? हमको सेल मिली। इसका ईएमएफ कितना था? E2 था। अब बताओ E2 नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव E2 माइनस E2। आगे बढ़े, हमको रजिस्टर मिला। इस रेजिस्टेंस में करंट कितनी फ्लो हो रही? I2। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूं। I2 R2 प्लस या माइनस? माइनस। करंट के अपोजिट चल रहे हैं, हाँ? प्लस। हम करंट के प्लस अपोजिट चल रहे सॉरी, हैं, यस तो ही आंसर होंगे। बोले प्लस नहीं माइनस, नो साइन, ऐसा नहीं चलेगा। हमने कल इसीलिए पूरी एनर्जी अपनी खपाई थी कि आप सही करें। प्लस I2 R2। अब हम आगे गए, यहां पहुंच गए, ये R1 भाई साहब में, R1 भाई साहब में करंट कितनी फ्लो हो रही थी? I1। पोटेंशियल I1 R1 प्लस या माइनस? ये इधर मैं जा रहा हूं, अब माइनस। करंट के साथ है माइनस, I2 सॉरी I1 R1। आगे बढ़े, हमको E1 साहब मिले, ये सेल मिली, हम इधर जा रहे हैं, पोटेंशियल प्लस या माइनस? प्लस। E1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई पहला रूल? समझ में बात आई? Yes, आई गई sir. होगी, Yes, sir. समझ में क्यों नहीं आएगी? एक चीज और जरा समझिएगा, मतलब वो लिखिएगा नहीं आप। अगर मैं ईएमएफ को उधर ट्रांसफर कर देता, तो ये हो जाता I2 R2 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो कभी कभी एक रूल और आ जाता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ। बात समझ गई? मतलब अगर मैं यहाँ पर करंट और रेजिस्टेंस I2 R2 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 लिख सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट और आता है किरचॉफ का सेकंड रूल में, उसमें कहा जाता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल। समझ गई बात? लेकिन इस रूल को लगाने में एक बड़ी दिक्कत होती है, हम साइन बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए जब न्यूमेरिकल आप लगाएंगे तो कृपया रूल यही लगाइएगा, ठीक है? और पहले से माइंड सेट कर लो। अच्छा, इसके पहले जिन्होंने पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि उल्टा पढ़ा है? यही पढ़ा है। हाँ, मतलब आप माइंड सेट कर लीजिए कि अगर आपने यही पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर आपने उल्टा पढ़ा है और वो आपको याद हो गया है तो आप ये कतई मत याद, ठीक है? ये ध्यान रखना। अच्छा, अब जरा इस लूप में आ जाओ, और इस लूप में हम इधर चल रहे हैं। इस लूप में हम, ये मेरा ये एरो क्या शो कर रहा है? हम जिधर से चल रहे हैं, तो हम चल रहे हैं मतलब हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन में। अब आप कहेंगे हम तो इधर जाएंगे, चले जाओ। देखो इधर जाओगे तो साइन बदल जाएंगे ना, ये प्लस माइनस हो जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा रिजल्ट वही आएगा नहीं आएगा? भाई अगर आप कहीं x माइनस वाई जीरो कर रहे हैं और हम y माइनस एक्स जीरो कर रहे हैं, तो मैथमेटिकली दोनों सही। समझ आ रही बात नहीं आ रही? इसलिए उसमें कंफ्यूज मत हो। इन लूप 2, अब आप कहेंगे आपने ये नहीं लिखा कि आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉक, वो एरो शो करता है। अब लूप 2 में कहीं से चलना शुरू करते हुए यहां चलना शुरू कर रहा हूं, यहां पहुंचा, मुझे R3 भाई साहब में, R3 भाई साहब में करंट कितनी फ्लो हो रही है? I1 प्लस I2। अब आप देखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पर I दिखा देते। जब यहाँ I दिखा दोगे तो किरचॉफ लॉ जब लगाओगे तो I की वैल्यू I1 प्लस I2 आएगी नहीं आएगी? Yes, sir. तो जब हमको मालूम है करंट का सम हो जाना है, तो काहे को हम एक अननोन क्वांटिटी लेकर के चले, ठीक है? तो लूप में आए, हमें R3 भाई साहब में, और R3 भाई साहब में करंट कितनी फ्लो हो रही है? I1 प्लस I2।
तो पोटेंशियल कितना हो गया, I1 प्लस I2 इंटू R3, प्लस या माइनस, Minus. माइनस। आगे गए, ई से एंट्री मारे तो R2 मिले, R2 में करंट की डायरेक्शन में हम एंट्री मारे तो पोटेंशियल माइनस I2 R2। आगे गए, मुझे सेल मिली, सेल का EMF E2 है, प्लस या माइनस, Plus. प्लस, Plus. इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? Yes, ये sir. किरचॉफ लॉ को अप्लाई करने का तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल से बहुत आते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर हमारे स्कूल में ऐसे ही है बिल्कुल, बस एक बस डिफरेंस है, I2 R2 और I1 R1 का साइन डिफरेंट होगा, वो RHS में होगा, तो मतलब सेम ही है, लेकिन क्या वैसे लिख सकते हैं क्या? अभी मैंने क्या कहा, हमने कहा आप इसको ये लिख सकते थे ना, I2 R2 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 लिख सकते हैं। यस सर। तो हमने क्या कहा, एक स्टेटमेंट और हो सकता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट टू द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF ऑफ सेल। ठीक है, ओके सर। वो भी लिख सकते हैं आप। अब बात रही साइन की, तो चूंकि हमारे डायरेक्शन के हिसाब से साइन चेंज होगा, ठीक है, लेकिन इस रूल को लगाने से न्यूमेरिकल में गलती बहुत होती है। तो समझ आ रही कैसे बात? हमने I हमने डायरेक्शन में लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, और दिक्कत बस आएगी ना, आई को डायरेक्शन करोगे, उस डायरेक्शन में जाओगे तो ई बदल जाएगी, वैल्यू नहीं बदल जाएगी, उल्टा हो जाएगी ना डायरेक्शन। सर मुझे नहीं भाई समझ आप आया। सुनिए, इधर आप जब पॉजिटिव ले रहे हो, उधर नेगेटिव ले रहे हो, तो एक तरफ सीधी डायरेक्शन, एक तरफ उल्टी डायरेक्शन। तो आप ओ। न्यूमेरिकल लगाते वक्त ये रूल मत लगाइए। सर न्यूमेरिकल लगाते समय मैं ऐसे लेता हूँ, जैसे I की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा IR, जैसे ये LHS निकलेगा, और फिर E1 का जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में हाँ, करंट वो होता उल्टा है, वो और कर सकते हो, मतलब दो- साइन की मिस्टेक ना हो, आप न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से लगाइए। ठीक है। और CBSE NCERT भी यही रूल को फॉलो करते तो बस ठीक है। साइन का ही ध्यान रखना है। हाँ, डायरेक्शन आपको देखना, साइन बदलना है, ध्यान रखिए, गलती मत करिएगा। सर मैं बस इतना ये कह रहा था कि डायरेक्शन ऑफ लूप जैसे इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, जो नहीं, हमने E1 का लिया, वो तो पॉजिटिव। हमारी मर्जी, यस सर, कोई भी ले हम लो। उधर चला शुरू कर हाँ, देंगे। कोई भी ले लो, मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है तो E1 को पॉजिटिव ले लो, और E2 हाँ, से उल्टा है तो नेगेटिव ले लो, वैसे करता हूँ मैं। कर सकते हैं, वो भी, जो हमने कहा, जिस रूल से आपका माइंडसेट हो चुका है उसको Yes, चेंज मत करना। समझ में बात नहीं आई? ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिए। जैसे डिटर्मिनेंट पे आप पढ़ते हैं, जब प्लस माइनस लिखते हैं ना, जब डिटर्मिनेंट को खोलते हैं तो प्लस माइनस Yes, sir. प्लस लेते हैं आपने। अब एक टीचर ने कहा प्लस प्लस लिख दो, उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, और हमने कहा अगर आपने माइनस नहीं लिखा हम नंबर काट देंगे। अब बेचारा स्टूडेंट की, स्कूल टीचर की बात माने, ट्यूशन की बात माने, तो वो उनका प्लस प्लस लेता है, मेरा मल्टीप्लाई उल्टा कर देता है, गलत गलत। तो अगर आपने इस रूल को पहले से पढ़ रखा है, किसी और मेथड से पढ़ रखा है, तो उसको आप चेंज मत करिए। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कंजर्व दिखाई पड़ रहा है आपको? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई पोटेंशियल क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही तो है। किसी चार्ज Yes, को, sir. एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो एनर्जी खर्च की है, तो लिखिएगा दिस रूल एक्सप्लेन्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या दिस रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर रिपीट कर सकते हैं, आप रिपीट कर सकते हैं। This rule is based on the conservation of energy, या this rule tells about the conservation of energy। ये conservation of energy को करता है। पावनी आप हैं? Yes, sir. नोट्स बना लिए थे? जी sir. झूठ तो नहीं बोल रही हूँ? No sir. झूठ वूठ ना बोलना। नहीं sir. अब बोलेंगे, अब इसमें तो झूठ यस बोल नहीं सकते, इसमें नो ही बोलना। खैर, अब हमको सेल को ज्वाइन कर, भाई हमें सेल की, हमको बैटरी चाहिए, हमको बैटरी चाहिए, ईएमएफ उतना ही चाहिए, करंट ज्यादा चाहिए, ईएमएफ कम चाहिए, करंट कम चाहिए, बड़ा टिकड़म है। तो लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बहुत ध्यान से समझिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, देखिए सेल को कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहला है इन सीरीज। देखिए कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेगी, इस सीरीज में क्या चीज सेम रहती, इन सीरीज।
देखिए इन सीरीज में क्या होता है, क्यों जोड़ते हो बात की बात, इन सीरीज में क्या होता है, हर सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो देखिए हमने कहा ये सेल है, अच्छा इसमें इस सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस यहां दिखाने को जाए यहां लिखने चलेगा? यस सर। क्या है उसमें टुक 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 बना दे रहे हैं। फिर दूसरी सेल के पॉजिटिव से जोड़ा, फिर तीसरी के पॉजिटिव से जोड़ा, और ऐसे ऐसे एन सेल्स हमने सीरीज में जोड़ा। एक चीज और, यहां पर ईएमएफ अलग अलग नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जब टोटल ईएमएफ निकालेंगे ना, तो अगर मैं कहूं एक का 1 है, एक का 5 है, एक का 7 है, एक का 11 है, एक का 15 है, और तो अब तो सम कैसे निकालोगे? तो भैया एन सम या तो कोई सीरीज लिखी हो एपीजीपीएचपी, तो इसलिए हम ईएमएफ सेम लेंगे। इसका ईएमएफ ई है, इसका ईएमएफ ई है, इसका ईएमएफ ई है, इसका ईएमएफ ई है, एन सेल्स आर ज्वाइन, और ये सब मिलकर के एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट भेज रही है। ठीक है, अब बताइए इन सबके इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम लेने पड़ेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात करते हैं ईएमएफ। ईएमएफ इसका क्या होगा, जरा प्रैक्टिकली समझिएगा। इससे निकला हुआ चार्ज क्या इस सेल के अंदर जाएगा? इससे निकला हुआ चार्ज इसके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाएगा? यस सर। तो जब इसके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाएगा तो वहां कुछ तो इसको मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर। आप घर से निकले, थोड़ा खाना खा के बगल में चाची घर पे हो गया, और चाची कैसी हो? बढ़िया है, और क्या बना रही थी? हैं? अच्छा अच्छा, अरे बेटा एक ले लो, अच्छा लाओ खा लिया। तो जब ये जाएंगे तो इसको एनर्जी तो मिलेगी नहीं मिलेगी? यस सर। तो जितनी सेल में जाएंगे उतना कुछ न कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर। और जानबूझ के उसी टाइम जाएंगे जब चाची खाना खिला रही। एक बार माइंडसेट हो गया चाची के यहाँ लंच कितने बजे होता, पहुंच गया अरुण साहब, तो टोटल ईएमएफ बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा। टोटल शॉर्ट सर्किट, टोटल ईएमएफ जो होगा वो n टाइम्स हो जाएगा। बात समझ आ गई? अच्छा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में जुड़ा हुआ है तो n सेल्स जुड़ी हुई हैं, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? एनआर। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा nr, और इसके साथ जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो काहे में जुड़ा हुआ है? सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट वो हो जाएगा एनआर प्लस कैपिटल आर। सही कहा। तो करंट जो फ्लो होगी यहां पर, तो करंट का फॉर्मूला क्या मिलेगा? सो करंट इन द सर्किट, सो आई इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ये करंट हमको मिलता है। अब आप कहेंगे ये बताइए भाई ईएमएफ अलग अलग होता तो भैया ऐसा है कि ईएमएफ अलग अलग है और सेल्स एन जुड़ी हुई है, तो आपको कोई पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सबके ईएमएफ को जोड़ेंगे तो उसका सम कैसे निकालें? अलग अलग हो सकते हैं अगर कम सेल से कम सेल्स में जोड़ सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। हमने क्या कहा, अगर एन सेल जोड़े तो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा ना। यस सर। 2-3 सेल्स जोड़ेंगे तब तो अलग अलग हो ही जाए। अब जरा यहाँ कुछ स्पेशल केसेस देखिएगा। स्पेशल केसेस नंबर 1, अगर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्सटर्नल। अब सबसे छोटा कौन है भाई साहब? एक्सटर्नल। तो जो छोटा होता है फिजिक्स में क्या होता है? उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो आप इसमें कैपिटल आर को कर दीजिए। सो बाय इक्वेशन 1 जब आप कैपिटल आर को नेग्लेक्ट करोगे तो आई की वैल्यू क्या होगी? एन ई अपान एन आर, यानी आई इज इक्वल टू ई अपान आर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहे एन सेल्स लगाओ चाहे कई सेल्स लगाओ, अगर उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है सीरीज में, तो आपको एक ही करंट के बराबर, मतलब एक ही सेल जितना करंट देगी वही सर्किट में मिलेगा। समझ में बात नहीं आई? यानी इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज मोर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आपको एक सेल के बराबर ही करंट, स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूं, ये लिख लीजिएगा।
भाई आप पहुंचे वो चाची के घर में, चाची चाचा खुद लड़न जुटे हैं, हाँ कलाम लाए रहो, इतना सब बेकार आम लाए थे, और ये लो खा लो वो खा लो, जब तक मांगो मांगो खुद ही लड़न जुटे, तुम अपने आप निकलोगे, नमस्ते मिलेगा यहाँ कुछ नहीं। तो इनका खुद ही का अंदर का झगड़ा इतना ज्यादा है। दूसरा केस है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, एनआर इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन आर, तो आप एनआर को नेग्लेक्ट कर दो, तो I इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ E अपॉन आर। तो आपको सर्किट में जितनी सेल्स लगाएंगे उतने गुना करंट मिलेगा। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में क्या हमने देखा कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो आपको जितनी सेल्स लगाओगे उतने टाइम्स आपको करंट मिले, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो आपको करंट एक सेल के बराबर ही मिले। अब इंटरनल रेजिस्टेंस आप जानते हैं क्या होता है कि भाई आयंस आपस में टकराते हैं, उनका जो भी हो। अब आजकल की जो बड़ी बड़ी कंपनियां बैटरी बनाती हैं, तो अब चूंकि वहां इंजीनियर्स वगैरह बड़े बड़े होते हैं, वो हर एक सिचुएशन देखते हैं कि भाई जिस इलाके में हम बैटरी भेजेंगे वहां का टेम्परेचर क्या होगा, वहां करंट कितनी आती, कितने घंटे चार्ज होगा, तो सब कुछ देख करके वो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा अगर बैटरी में पानी भर दो तो 2-4 महीने बोलना नहीं पड़ता, तो 6 महीने न बोलना पड़े। और जो पहले बैटरियां आती थी लोकल की, वो लोग क्योंकि इंजीनियर नहीं होते थे, लेबर होते थे, ऐसे बस साल्ट लगा दिया तो उसमें दिक्कत होती। ये हो गया सीरीज में। अब लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में दो केसेस, अगर ईएमएफ सेम है तब क्या होगा और ईएमएफ अलग अलग है तब क्या होगा। तो पैरेलल में फर्स्ट केस लिखिए व्हेन ईएमएफ ऑफ सेल इज सेम। फर्स्ट केस लिखिए व्हेन ईएमएफ ऑफ सेल इज सेम। सेल के ईएमएफ सेम है तब क्या होगा, जरा समझ। ये पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए हम दो केस लेके चलेंगे। हम ईएमएफ डिफरेंट में भी प्रूव करके दिखाएंगे कि ईएमएफ डिफरेंट है तब भी लग जाएगा। तो लिखिए पहला पैरेलल में फर्स्ट केस लिखिए व्हेन ईएमएफ इज सेम, व्हेन ईएमएफ ऑफ सेल इज सेम। और ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव। नहीं, हमने फुल फॉर्म नहीं पूछा। व्हाट इज ईएमएफ? देखो भाई, पढ़ के बैठेंगे और लगातार उसको, हाँ जो जैसे हाँ बताइए। जी गिवन बाय अ सेल इन अ फ्लोट यूनिट चार्ज। हाँ, जैसे आप कोई गाना सुनते हैं ना, तो जैसे बाहर निकलते गाना सुनकर तो अपना बड़ा तो थोड़ा याद रहता है। वैसे अब आप कहेंगे किरचा हो नहीं क्या आता है, लेकिन कुछ तो याद रखना पड़ता है। देखिए जरा, हम पहले तो ईएमएफ सेम लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो ये हमने लिया सेल और ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमने लिया सेल, ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी प्रकार से हमने बहुत सारी सेल्स ली है, एन सेल्स। ये हमने लिया सेल, ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल है, आर है, आर है, आर है, ई है, ई है, ई। और ये सब इसके पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह मिले और इन सब के नेगेटिव टर्मिनल एक जगह मिले, और ये ए से मिले, ये बी से मिले, और इन सब ने मिलकर के हमारे पास यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट भेज दिया, जो कि हमने आई मान ली। ये एक्सटर्नल डायग्राम तो क्लियर हो गया होगा। अब जरा समझिए, पहले ये बताओ, यहां से जो आयन निकला था उसने उसको इस बैटरी ने एनर्जी दी थी। कितनी दी थी? अपनी ईएमएफ के बराबर दी थी। ई बराबर W/Q होता है, मान लेते वही। यहां से जो वो यहां पहुंचा, ये जब यहां पर आया उससे हमने पूछा भैया जहां से आया हो आपका ईएमएफ कितना है? बोले भैया ई है। यहां से ये पहुंचे इनका ई है, ये पहुंचे इनका ई है। क्या ईएमएफ बढ़ जाएगा? ई मिलेगा आपको। इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? हमेशा ई रहेगा। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ चेंज नहीं होता है, तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? एक सेल के बराबर हो जाएगा। याद भी रखिएगा, अब हर चीज प्रैक्टिकली वो चाचा चाची एग्जांपल नहीं लिया जा सकता है। क्यों नहीं चेंज होता है? मैं फिर से हैं? फिर से बताओगे एक बार?
भाई यहां से जो आयन निकला इस बैटरी ने उसको एनर्जी दी, वो यहां पहुंचा, यहां से निकला इसने एनर्जी दी, दोनों आयन बैठ के बातें कर रहे हैं, एनर्जी दोनों की सेम है कि बढ़ गई? इसलिए चाहे जिस ब्रांच से हो जाए इलेक्ट्रॉन, एनर्जी उसकी सेम रहेगी। ठीक है, ईएमएफ सेम रहेगा। हाँ, सब मिलकर के करंट बढ़ाते हैं वाला की बात, लेकिन ईएमएफ सेम रहेगा। करंट का ईएमएफ से कोई मतलब, करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर और ईएमएफ इलेक्ट्रॉन की ताकत पर डिपेंड। करंट ज्यादा होना मतलब कौरव होना, और पोटेंशियल ज्यादा होना मतलब पांडव, की संख्या कम है लेकिन एनर्जी ज्यादा है। समझ आ रही बात नहीं आ रही? यहाँ ना एग्जाम्पल लिखेगा पांडव। अच्छा, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो हमने मान लिया कि लेट R1 बी द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 जो है वो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है। अच्छा ये बताइए, इसमें जो 12th वाले स्टूडेंट है, कोई ऐसा स्टूडेंट इसमें है जिसने 11th फिजिक्स पढ़ी नहीं? सर 11th पूरा क्लियर नहीं है। नहीं, एक तो होता है क्लियर नहीं है, कुछ चीजें नहीं आती, किसी का पूरा क्लियर है। हमारे कुछ ऑफलाइन बच्चे आते हैं, उनको कुछ नहीं, डायमेंशन भी नहीं पड़ी हुई, पिताजी ने पूरा कोई समझा लिया। जिसमें कोई ऐसा जिसने पढ़ी ही नहीं है? कोई नहीं, वैसे पूछा, उसमें आपकी इंसल्ट नहीं हो रही है। कोई ऐसा है जिसने 11th पढ़ी ही नहीं है? देखिए, दो ऑप्शन आपके पास हैं। अगर वो क्लियर नहीं है तो आपको क्लियर करने के लिए इंटर के बाद में किसी के पास जाना पड़ेगा, और वो ऊपर ऊपर आपको फटाफट पढ़ा देगा। दूसरा ये है कि थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाइए, 11th की क्लास का जो क्लास आपका चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। धीरे धीरे आपकी फिजिक्स पूरी हो जाएगी। घर में ना पढ़िए, केवल 1 घंटे आप क्लास ले लेंगे तो कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। किताब सामने जो पढ़ाता जाए टीचर, उसको नोट सुनाते जाओ, तो आपका 11th क्लियर हो जाएगा। जिनकी 11th नहीं पढ़ी, हमने बहुत लोगों को धोखा, डायमेंशन नहीं निकाल पा रहे हैं, वेक्टर नहीं आता है, दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये मैं केवल आपको सलाह दे रहा हूं। अच्छा, अब बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हैं 1/R1 इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। कितने टाइम्स जाएगा? 20 टाइम्स। तो ये N/R हो जाएगा। तो यहां से R1 की वैल्यू क्या निकलेगी? R/N। अच्छा, इसका टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आया। उसके साथ ये भाई साहब काहे में जुड़े हुए हैं? सीरीज में। तो जो हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो कितना होगा? टोटल इंटरनल में एक्सटर्नल प्लस कर दो, यानी कि R/N प्लस R इज इक्वल टू R प्लस एन R/N। ये टोटल वो आ गया। जब करंट की बात करेंगे तो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस NR/N ऊपर जाएगा, तो ये करंट निकलेगी आप इन पैरेलल। हाँ, सो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पैरेलल में लग रहा है। काहे भैया, ये सब एक हो गए। यस सर। और इसके साथ आगे बढ़े तो रास्ते में भाई साहब मिल गए हमको। सर दोनों तो पॉइंट ए बी के बीच में है ना? सुनिए ध्यान से, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता है। ये दो रेजिस्टेंस हैं। यस सर। जब दोनों को मैंने इक्विवेलेंट कर दिया तो वो एक तार हो गया। अच्छा, अब ये पूरे तार हो गए एक। अब करंट को लेकर के चल रहे हैं तो करंट के रास्ते में ब्रेक हो रही है। नो सर। तो जब करंट ब्रेक, हम AB से मतलब नहीं है, जब करंट ब्रेक होती है तो पैरेलल होता है। यहाँ पर करंट ब्रेक हो रही है, लेकिन ये सब करंट जब मिल गई तो उसके साथ R जो है वो पैरेलल में नहीं होगा, सीरीज में होगा। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, लिखिए। अब यहाँ N की बात तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि N तो इसके साथ घुस गया करके। तो यहाँ दो बातें करेंगे, एक बार इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, एक बार एक्सटर्नल की बात। ये नोट करिए, फिर बात। Noted, sir. Done, sir. ओके, अब यहाँ दो स्पेशल केस है। एक बार इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, एक्सटर्नल को किक आउट कर दो, और एक बार जब एक्सटर्नल ज्यादा होगा तो इंटरनल को किक आउट कर दो। तो यहाँ दो स्पेशल केसेस। स्पेशल केस, पेन अपने आप सही हो गए। हमने पेन से सुबह कहा था कि देखो तुमको डस्टबिन में फेंक देंगे, और जैसे कहा डस्टबिन में फेंक देंगे वैसे ही निकला, तो इतना डर गया था। देखिए, पहला ये है कि R इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन कैपिटल R।
किसको नेग्लेक्ट करोगे? कैपिटल कैपिटल आर को करोगे तो भाई साहब तो इसके साथ इनटू में ये कहां, ये भी जाएंगे ना साथ में। सो आई इज इक्वल टू क्या होगा? एन ई अपॉन आर। क्या आपने देखा कि आपको करंट जो मिलेगी वो एन टाइम्स मिलेगी। अब मैथमेटिकली आप देख रहे हैं, इसमें आप मतलब फिजिक्स की भाषा में कुछ हम बात नहीं। और दूसरा केस है कि अगर कैपिटल आर इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर। क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर हटेगा तो आपको एक सेल के बराबर करंट। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल केसेस कभी कभी आते। तो ये तो हो गया कि जब सेल्स का जो ईएमएफ है वो सेम। अब सेम में हमने कितनी सेल जोड़ी है? एन सेल जोड़ी है। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखने जा रहे हैं कि जब सेल्स का ईएमएफ अलग अलग, हम उसमें 3 सेल्स जोड़ेंगे, बाद में हम एन सेल्स के लिए लिख देंगे, समझ में अपने आप आता है। ये नोट करिए पहले आप। इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में दूसरा केस लिखिए, व्हेन द ईएमएफ and the internal resistance of cells are different. When the EMF and the internal resistance of cells are different. डायग्राम यही बनेगा, थोड़ा सा चेंज हो। देखो ध्यान से, ये एक सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ये दिखाना पड़ेगा। एक ये सेल है, ये इसका इंटरनल है। एक ये सेल है, ये इसका इंटरनल है। हम 3 सेल जोड़ रहे हैं। अब आप कहेंगे अच्छा भाई साहब एन सेल्स जोड़ो ना, अभी एन जोड़ देंगे, जुड़ जाएगा तब। और ये तीनों यहां पर करंट भेज रहे हैं, इस रास्ते से भेज रहे हैं, इस रास्ते से भेज, और ये तीनों मिलकर के एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट पहुंचा रहे हैं। इसका ईएमएफ E1 है, इसका E1 है, इसका इंटरनल R1 है, इसका E2 है, R2 है, इसका E3 है, R3 है। क्या हर एक ब्रांच में करंट सेम होगी? नहीं हो, क्योंकि यहां से ये दूसरी सेल है, तो इसने यहां पर करंट I1 फ्लो कराई, तो यहां से लेकर के यहां तक I1 होगा। इसने यहाँ I2 फ्लो कराई, इसने यहाँ I3 फ्लो कराई, और तीनों मिलकर के यहाँ I फ्लो करा रहे हैं। डायग्राम तो क्लियर हो गया होगा। तो पहली चीज तो I इज इक्वल टू दिख रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3। पहली बात समझ आ गई? यस सर। अब जरा समझिए, सावधान। अब यहाँ किरचॉफ साहब की हेल्प लेनी। यहाँ पर कितने लूप मिल रहे हैं? एक आपका ये लूप मिला है, इसका नाम दे दो ए बी सी डी। ए बी याद, ए बी सी डी। एक लूप आपको ए बी सी डी E1 ए दिख रहा है, जिसमें I भी है और I1 भी है। एक आपको ए बी सी डी E2 ए ये रास्ता दिख रहा है। एक आपका ए बी सी डी ये रास्ता दिख रहा है। तीनों रास्ते दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? यस सर। इन तो में आप किरचॉफ रूल लगा दो। इन लूप ए बी सी डी E1 ए बाय किरचॉफ सेकंड लॉ। जरा किरचॉफ साहब पे ध्यान रखिएगा। किरचॉफ का एक रूल आप 11th में भी पढ़ चुके हैं। अर्णव साहब क्या रूल था वो? सर नहीं यार, गलत बात है भाई। नहीं, गलत बात मतलब है, इसलिए नहीं याद होना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। वो उस रेडिएशन में था, ठीक है। तो पता चला 12th क्लास में 12th का नहीं याद, 11th का याद आ गया भाई, हो गए 11th वाली मेमोरी उधर शिफ्ट हो गई। वो ना लिखिएगा। किरचॉफ रूल क्या करता है? सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये भी कह सकते हैं आप। चलिए चलना शुरू करते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई आर, प्लस या माइनस, So minus. माइनस। आगे गए, ये R1 मिला, करंट I1 माइनस I1 R1, आगे आए E मिला प्लस E1 इज इक्वल टू 0। बात समझ आ गई? एक निकालूंगा और सिमिलरली लिखे जाएंगे। अब देखो ध्यान से, हमको एक्चुअली निकालना क्या है, I1, हमको निकालना क्या है, I2, हमको निकालना क्या है, I3, और तीनों को उठा के यहाँ रख देना है, टोटल करंट मिल जाएगी। तो यहां से आप क्या करें, I1 को अकेला कर दो, इसको उधर ले जाओ, तो I1, इसको I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस आई आर लिख सकते हैं। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, E1 अपान R1 माइनस आई आर अपान R1। ये पॉइंट समझ में आया? एक मुझे ये समझ नहीं आया कौन सा लूप की बात कर रहा है? कौन सा लूप है ये, मतलब कौन सा लूप हमने लिया है A B C D और इधर नाम दे दिया E1 A। अच्छा A B C D E1 A, समझाया? या आप ऐसा करो, इसमें अलग अलग ना लिखो आई, इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसमें लिख दो E1 माइनस आई आर अपान R1। यहाँ बात समझ आ गई? Yes sir. इसी प्रकार जब I2 निकालेंगे क्या निकलेगा, E2 माइनस आई आर अपान R2। कौन से लूप में, A B C D E2A और A B C D E3A, दिख रहा है लूप? सिमिलरली इन लूप्स A B C D E2A एंड A B C D E3A, यहां से I2 क्या निकलेगा, यहां देख निकाल लो, E2 माइनस आई आर अपान R2, और I3 क्या निकलेगा, E3 माइनस आई आर अपान R3। तो I1 I2 I3 निकल आया। Yes sir. ये उठा दीजिए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए। डायग्राम बना लिया है? Yes, Yes sir. sir. डायग्राम रब कर रहे हैं, तो लिखिए पुटिंग I1 I2 I3 इन इक्वेशन नंबर 1। राइटिंग समझ में आ रही है? Yes, sir. वाह। पुटिंग I1 I2 I3 इन इक्वेशन 1 रख दो। तो I इज इक्वल टू, I1 इज व्हाट, ये है E1 माइनस आई आर अपान R1 प्लस E2 माइनस आई आर अपान R2 प्लस E3 माइनस आई आर अपान R3। क्योंकि आपको I निकालना है तो इसको जरा देखिए, E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3 माइनस आई आर कॉमन ले लो, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इसको इधर शिफ्ट करके लाओ और यहाँ से I कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 प्लस कैपिटल R, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 इज इक्वल टू E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस, कैलकुलेशन देखेंगे कहीं गलती ना हो जाए, तो I इज इक्वल टू E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3 अपान 1 प्लस कैपिटल R, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। बात समझ में आई? Yes, sir. नोट डाउन। राइटिंग आई नहीं होगी, हम बार बार राइटिंग के लिए काहे पूछे, इसलिए सामने जो हमें दिखता है वो उल्टा दिखता है, इसलिए गड़बड़। अच्छा, जूम में इसमें 2 कैमरे आते हैं ना, किनारे आता है कैमरा, क्यों अर्णव साहब? Yes sir. तो हमारे पहले नीचे आता था, वो ऊपर आता है, क्या हो गया? So वो करता रहता है। तो अपने आप कर देता है, से डिपेंड करता है आपके फोन के मोड पे। तो मोड भी देखना, मोड चेंज करेंगे तो ऐसा ना हो आप मोड पे चला जाए। अच्छा, इसमें आप n सेल्स जोड़ सकते हैं अब आप? Yes, sir. यस Yes. सर। यहाँ पर तो पहले ये लिखिए फिर आगे लिखवाते हैं।
Done, sir. आगे यहां लिखने के बाद तो आप लिखेंगे सिमिलरली इफ n cells are that joined in parallel, तो यहाँ पर आगे और बढ़ा देना प्लस en अपान Rn और नीचे यहां बढ़ जाएगा प्लस 1 अपान Rn, बस ये हो गया। तो ये आपका किरचॉफ के रूल से इसको हमने करा। अब मिक्स ग्रुप हम लिखने जा रहे हैं। मिक्स ग्रुपिंग थोड़ी टफ, थोड़ा टेक्निकल है, नोट कर लीजिए फिर। Done, sir. अब देखो मिक्स ग्रुपिंग कैसे होती है, जरा समझिए। मिक्स ग्रुपिंग में जो सब कुछ डायग्राम में नहीं लिख सकते हैं, हमने मान लिया कि हमने ईएमएफ तो सेम लेकर ले रखा है। देखिए एक सेल, दूसरी सेल, इसी प्रकार से एन सेल्स ऐसे जुड़ी, यानी इसमें कितनी सेल्स यहां से यहां तक जुड़ी हैं, एन सेल्स, और इन सबकी सेल्स की ईएमएफ सेम है। यहां लिखेंगे नहीं, अलग स्टेटमेंट लिखेंगे, और सबके आर जो इंटरनल सेम है। इसी प्रकार से एक ये सेल तीसरा केस है, है, ये तीसरा केस है। तीसरे वो दो केस हो गए, वो तो वो दूसरा केस है, ये तीसरा केस मतलब मिक्स ग्रुपिंग। मतलब इसमें मिक्स ग्रुपिंग है, मिक्स ग्रुप मतलब इसमें कुछ सीरीज में है और कुछ पैरेलल में है। तो देखिए ये दूसरी सेल, इसी प्रकार से ये एन सेल, एक सेल, दूसरी सेल, इसी प्रकार से एन सेल, यानी कि हर एक ये कौन सी है, सीरीज है, ये कौन सी है, सीरीज है, और एक सीरीज में कितनी सेल्स हैं, एन सेल्स। और इस प्रकार से हमने एम रोज लिखी है। कितनी रोज लिखी है, एम रोज, और इन सबको हमने उठा के यहाँ पर जोड़। ईएमएफ अलग से स्टेटमेंट लिखेंगे, डायग्राम में लिखेंगे, बहुत फर्क पहुंच हो जाएगा। और ये हमने उठा के एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया है और उसमें करंट को भेज रहे हैं। डायग्राम क्लियर हुआ। अब बताइए एक रो में कितनी सेल्स हैं, एन, और सबके ईएमएफ सेम है, तो एक रो का टोटल ईएमएफ कितना होगा, टोटल ईएमएफ ऑफ वन रो। रो बोले तो सीरीज, सीरीज में ईएमएफ क्या होता है, ऐड हो जाता है ना, तो यानी टोटल ईएमएफ एन ही हो जाएगा। अरे भाई ये सब भूल जाओ आप, सीरीज वाला याद करो। अगर सीरीज में एन सेल जुड़ती थी तो टोटल ईएमएफ कितना होता था, एनी, इसका भी एनी, इसका भी एनी, तो हर एक ब्रांच का एनी है और टोटल सर्किट का कितना होगा, एनी रहेगा। जो एक ब्रांच का होता वही पूरे उसका होता। हमने पैरेलल में क्या होता था, इसका ई था, इसका ई था, इसका ई था, और टोटल भी ई था। तो टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट, टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट जो होगा वो भी एन ही होगा। यहां तक बात समझ आ गई, यहां तक बात समझ आ गई ना। जरा पैरेलल को देखिए, जो एक ब्रांच में था वही पूरे सर्किट का था। यहाँ एक ब्रांच में एन ही है, सब में एन ही रहेगा। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, एनआर। इस प्रकार से कितनी रोज हैं, एम रोज हैं, ये रोज काहे में है, पैरेलल में है। तो अगर मान लें कि इफ R1 बी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसका एनआर, इसका एनआर, इसका एनआर सब पैरेलल में है, तो 1 अपान R1 इज इक्वल टू 1 अपान एनआर प्लस 1 अपान एनआर। कितने टाइम्स लिखेंगे आप, m टाइम्स, m टाइम्स।
तो ये m अपान एन आर हो जाएगा, तो R1 की वैल्यू NR अपान M हो जाएगा। एक एक पॉइंट पकड़ते जाओ, समझ में आ जाएगा। वो होता नहीं पौड़ी पौड़ी चढ़ते जा जय माता दी कहते जा, वही करना। अच्छा, अब इस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस में से कैपिटल R जुड़ा हुआ है सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल प्लस टोटल एक्सटर्नल, और टोटल इंटरनल कितना है एन आर अपान एम प्लस कैपिटल आर, तो आ गया एन आर प्लस एम आर अपान एम, नर प्लस मर अपान एन, नहीं तब पढ़ेंगे नहीं, एन आर प्लस एम आर अपान एम। यहां तक बात समझ में आ रही है? स्टेप बाय स्टेप पकड़िएगा, देन इट विल बी इजी। अगर आपने रटने की कोशिश की तो फिर दिक्कत। अब हम बात करते हैं करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट, तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ एनई अपान टोटल रेजिस्टेंस एनआर प्लस एमआर अपान एम, ऊपर जाएगा तो यहां पर हम एम कर, तो I इज इक्वल टू एम एन ई अपान एनआर प्लस एमआर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। यस सर। लिखिए इसको जरा, Done, sir. ये तो अर्णव से भी आगे निकल, नो बहुत डन सर करते मैंने थे इससे अभी। बहुत पहले लिख लिया था, बोला नहीं बस। अगर डन नहीं बोल रहे हो, मालूम था हम डन बोलेंगे तो वाजपेयी जी डंका बजा देंगे, क्यों? यस सर। ये अच्छी बात है। और तुम्हारे इलाके में इसमें कोरोना वोरोना सब शांत है? दिल्ली में भी शांत हो तो गया है, बट डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फिर से थोड़ा कुछ सा कम हुआ है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। मुझसे कह रहे हैं अभी एक दो हफ्ते में फिर से एक और वेव आ जाएगी। देखो किसी को कुछ नहीं मालूम, किसी को कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं आए, हमारे इलेक्शन होने वाले इसलिए नहीं है, इलेक्शन बाद में, यूपी में इलेक्शन है इसलिए यहाँ नहीं है। अब जरा समझिएगा एक लफड़ा, अब यहाँ किसको अधिक माने हैं, कैपिटल आर को छोड़ेंगे तो ये इसके साथ एन जुड़ा हुआ है, देखो जरा एन सीरीज का है, एम तो एम भी है और एन भी है, तो यहां पर हमारे मजबूरी है, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसको निगेटिव कर नहीं सकता, और ये जब मिनिमम हो जाएगा तो करंट वैक्यूम हो जाएगा। तो मेरा एम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा करंट लेना, तो हम इसको मिनिमम करना चाहते हैं, और मिनिमम इसको कितना कर दे, मिनिमम कुछ कर नहीं सकते, अब क्या माइनस क्या कर, समझ नहीं आ रहा। तो एक जरा टेक्निकल है, टेक्निक यहाँ वीन होता है, जरा इसको पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। अगर मैं एनआर, इसको याद भी करना पड़ेगा, प्लस एमआर को लिख दे अंडर रूट एनआर माइनस अंडर रूट एमआर का होल स्क्वायर, तो खोलो क्या आएगा, ये एनआर आएगा। सर वो कैपिटल आर नहीं होगा एम के साथ? हाँ हाँ, वो मैं जानबूझ के गलत लिख रहा, जिससे आप ध्यान से, नहीं वो गलती से गलत, इसको खोलेंगे तो यही आएगा। यस सर। अरे नहीं, ये नहीं आएगा, कुछ माइनस भी आएगा ना, माइनस तो टू इसको हम प्लस टू अंडर रूट एम एन आर आर लिख दें, कोई दिक्कत? नो सर। यही तो लिखा हुआ है, ये सही कह रहा हूं मैं? Yes, हम sir. अगर हमको करंट मैक्सिमम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमम चाहिए। अच्छा, इसको मिनिमम का मतलब ये मिनिमम हो जाए, यस सर। अब इस मिनिमम के लिए ये मिनिमम हो जाए, यस सर। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। निगेटिव हो नहीं सकती, जीरो। जीरो। तो आप लिखेंगे फॉर मिनिमम वैल्यू
ऑफ NR प्लस MR अंडर रूट NR माइनस अंडर रूट MR शुड बी 0, क्योंकि आप कहेंगे कि इसकी मिनिमम के लिए अंडर रूट NR इसको ना लिखिएगा, का होल स्क्वायर शुड बी मिनिमम। सही कह रहा हूं मैं? सो अंडर रूट NR माइनस अंडर रूट MR शुड बी 0। ठीक है, तो यहां से कैपिटल R की वैल्यू निकालो, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो आएगा NR इज इक्वल टू MR, R इज इक्वल टू NR अपॉन कैपिटल M। मतलब मैक्सिमम करंट के लिए हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे, भाई देखिए आप जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, ठीक है, टीचर आया वो बहुत चिल्ला रहे हैं, तो सब बच्चों को पनिश करने से बेहतर है कि एक जो मरगिल्ला उसको 2-4 घंटा मार दो, और जब धरेंगे तगड़े से तो अपने आप शांत हो जाएंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास N सेल सीरीज में जुड़ी हुई है, M सीरीजेज हैं, एक एक को दुरुस्त करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या ले लें? NR अपॉन M। तो उस कंडीशन में आपको करंट कैसी मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। समझ में आ गई बात? यस ठीक है, सर। तो ये है आपका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप कितनी मिलेगी वो रख करके आप देख सकते हैं। ये कंडीशन याद रखिएगा। आपसे अगर कहा जाए कि N सेल्स जुड़ी हुई हैं किसी सीरीज में, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इस प्रकार से M ब्रांचेस हैं, तो बताइए मैक्सिमम करंट के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो आप कहेंगे साहब इतना होना चाहिए। हाँ, स्मॉल r भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? तो बस एक डाउट है हाँ बताएं। सर, एक बार ये फिर समझा दो फॉर मिनिमम वैल्यू। भाई देखिए, हमको मैक्सिमम करंट चाहिए। एक्चुअली सेल जोड़ने का मेरा मकसद ही है करंट ज्यादा से ज्यादा मिले, वो वहां स्पेशल केस थे, अलग की बात है। तो मैक्सिमम करंट के लिए ये मिनिमम होना चाहिए। अब इसकी मिनिमम वैल्यू हम ले क्या? भाई निगेटिव ले नहीं सकते, 0 ले लेंगे तो अब मिनिमम कितना कर दे हम समझ नहीं आ रहा है। तो हमने इस चीज को ये रख दिया, अपने आप बना दिया हमने। इसको खोलेंगे तो NR प्लस MR माइनस 2 आएगा, इसको प्लस कर दिया। समझ आ रही बात? यस यस। अब इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए ये मिनिमम होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए मिनिमम, तो ये तो ऑलरेडी रूट के अंदर ही लिखा हुआ है। तो ये मिनिमम होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो होल स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। तो हमने कहा 0 कर दिया, इससे कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के टर्म में मिल गई। समझ में आ गई बात? यस सर। Yes. अच्छा, Yes, sir. नेक्स्ट टर्म में बुक सामने लेके बैठिएगा, क्योंकि इसमें मीटर ब्रिज वगैरह कुछ थोड़ा पढ़ाया जाएगा, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि मीटर ब्रिज वगैरह में क्या होगा कि उसमें डायग्राम हम बनाएंगे, लेकिन बुक सामने होगी तो डायग्राम ज्यादा अच्छी तरीके से आप समझ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम गुड नाइट बोले। ओके, गुड नाइट। जिनका हो गया Thank you, उनका sir. गुड नाइट, जिनका नहीं हुआ उनका Thank you, तो sir. हो जाता गुड नाइट। थैंक यू सर। ओ Thank जल्दी लीव करते हैं, हम लीव ही नहीं कर पाते।